हेलो गाइज, आप सब कैसे हो। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो गाइज, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस, और पास्ट इंडेफिनिट में हम ट्रांसलेट करना सीखेंगे कि कैसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जो सेंटेंस मिलते हैं कैसे हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जाता है। इन सभी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए हम क्या किए हैं, लिख लिए हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम क्या करेंगे, सभी सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं ट्रांसलेट। अब हम क्या किए, एक सेंटेंस लिख लिए, वह एक गाना गाता था। ये आपका सेंटेंस है और यही सेंटेंस रहेगा। ना तो आपको मैं सब्जेक्ट चेंज करूँगा, ना तो ऑब्जेक्ट चेंज होगा, और ना ही वर्ब चेंज होगा। इसी पे पूरा पास्ट टेंस के जितने भी पार्ट होते हैं, इसी सेंटेंस को लेके हम क्या करेंगे, ट्रांसलेट करेंगे। ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। तो चलो हम क्या करते हैं, इसको ट्रांसलेट करते हैं। और किस केस में करेंगे, पहला अफर्मेटिव। देखो, आपको केवल एक सेंटेंस समझना है। अगर एक सेंटेंस आप अच्छे से समझ लेते हो तो आपको आगे किसी भी सेंटेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो देखो, ये आपका सेंटेंस है, वह एक गाना गाता था। इसको हमको क्या करना है, इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। तो देखो कैसे ट्रांसलेट किया जाता है। पहले हम क्या करते हैं, सेंटेंस को पढ़ते हैं। तो हम क्या किए, सेंटेंस को पढ़ लिए। अब देखो लास्ट में आपको क्या मिला है, था। ये था किस टेंस का है पहचान, ये था किस टेंस का है पहचान, ये आपको बताता है पास्ट टेंस। ये पास्ट टेंस की पहचान है। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब देखो, इसी के साथ जैसे हम इस ता था एक साथ ऐड कर देते हैं तो पास्ट टेंस के 4 पार्ट होते हैं। पहला आपका कौन सा पार्ट है, पास्ट इंडेफिनिट। और मैं आपको पास्ट इंडेफिनिट की पहचान भी बता चुका हूँ। तो पास्ट इंडेफिनिट की पहचान क्या होती है, अगर आपको कोई भी सेंटेंस मिलेगा, उस वाक्य के अंत में क्या आ जाए, ता था, ती थी, ते थे, ये सभी आता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान है। तो देखो यहाँ पर क्या आया है, ता था। तो एक किस टेंस की पहचान हो जाएगी, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब देखो अब देखिए हम पहचान गए कि एक किस टेंस का है, एक पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है। और इसके बाद ये आपका कौन सा सेंटेंस है, कौन सा सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। क्लियर, ये कौन सा सेंटेंस है, अफर्मेटिव। अब देखो अफर्मेटिव सेंटेंस को कैसे पहचानते हैं, जिस वाक्य में ना तो क्या आए और ना तो नहीं आए, उसी को हम क्या कहते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस। यहाँ तक क्लियर। इसके बाद मैं आपको रूल बताया था, किसका, अफर्मेटिव सेंटेंस का। और रूल मैं आपको पहले से बता चुका हूं और आप सबको लर्न भी हो गया होगा, और आपको रूल स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। तो देखो रूल में पहले क्या आया है, सब्जेक्ट। अब देखो इस वाक्य में सब्जेक्ट क्या है, वह, और वह की इंग्लिश क्या होती है, ही। क्लियर है। इसके बाद आपको देखो रूल में, मतलब सब्जेक्ट के बाद क्या है, वर्ब, और वर्ब की कौन सी फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म है। यहाँ पर ये देखो आपका क्या है, गाना, और गाना की इंग्लिश क्या होती है, सिंग, और सिंग का सेकंड फॉर्म क्या होता है, सैंग। ये आपका हो गया सेकंड फॉर्म। अब इसके बाद आपको ऑब्जेक्ट होगा रूल में। तो रूल में ऑब्जेक्ट, यहाँ पर देखो ऑब्जेक्ट क्या है, ए सॉन्ग। ये आपका ट्रांसलेट हो गया। अब एक चीज़ यहाँ पर सुन लो, अगर आपको कभी भी अफर्मेटिव सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस में मिलता है तो आप हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करोगे। कौन सी फॉर्म यूज करोगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म। अब इसमें ना तो आपको सब्जेक्ट देखना है कि सिंगुलर है कि प्यूलर, इससे उसको कुछ भी नहीं मतलब है। आप क्या करोगे, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्यूलर हो, आप अफर्मेटिव सेंटेंस में हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे। क्लियर है। इसके बाद हम दूसरे सेंटेंस के बारे में बात करते हैं। अब हम दूसरा सेंटेंस लिख लेते हैं। तो अब देखिए हम क्या किए, दूसरा सेंटेंस लिखते हैं। अब इसको हम क्या करते हैं, पढ़ लेते हैं। वह एक गाना नहीं गाता था, ये आपका सेंटेंस है। वह एक गाना नहीं गाता था, ये आपका सेंटेंस है। और ये कौन सा सेंटेंस है, आपका निगेटिव सेंटेंस है।
कैसे पता चला? इसमें देखो नहीं आया है, इसलिए ये निगेटिव हो गया। अब जैसे मैं अफर्मेटिव में आपको बताया हूँ जो स्टेप की कैसे ट्रांसलेट किया जाता है, सेम इसमें भी वही स्टेप होगा। देखो लास्ट में आपको था मिला और यहाँ पर देखो ता मिला, इन दोनों को ऐड कर दो, इन दोनों को ऐड कर दो तो आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान मिल जाएगी। तो अब हम सीधे आते हैं, इसको ट्रांसलेट करते हैं। देखो ट्रांसलेट करने के लिए मैं निगेटिव सेंटेंस का भी रूल बता चुका हूँ और रूल आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। देखो एक चीज़ और सुन लो, जैसे हमको निगेटिव सेंटेंस या इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव या WH क्वेश्चन मिलता है, वहाँ पर हम कभी भी वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज नहीं करते हैं, हम क्या करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। क्लियर रहेगा? अब यहाँ पर देखो हम क्या करेंगे, रूल में आपको पहले दिखाई दिया होगा सब्जेक्ट क्या है, वह, और वह की इंग्लिश क्या होती है, ही। इसके बाद आपको हेल्पिंग वर्ब मिली होगी, हेल्पिंग वर्ब क्या है, डिड, तो हमने क्या किया, डिड लगा लिया। इसके बाद देखो नॉट है रूल में, तो नॉट लगा लिए क्योंकि यहाँ पर भी नॉट आया है। इसके बाद आपको रूल में वर्ब होगी, और वर्ब कौन सी है, फर्स्ट फॉर्म, तो यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाएगी, सिंग, और इसके बाद ऑब्जेक्ट ए सॉन्ग। क्लियर है? यहाँ तक समझ में आ गया होगा। एक चीज़ और स्टूडेंट को कन्फ्यूजन होती है कि यहाँ पर सर डिड है, अब जैसे हमको हेल्पिंग वर्ब लगाना है तो यहाँ पर सब्जेक्ट देखना पड़ता है। जैसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में देखते थे कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो उसके साथ हम डज का यूज करते हैं, अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो डू का यूज करते हैं। यहाँ पर ऐसा कोई केस नहीं है, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, दोनों के साथ आप हेल्पिंग वर्ब डिड का ही यूज करेंगे। क्लियर? इसके बाद हम तीसरे सेंटेंस के बारे में बात करते हैं। तो हम क्या करते हैं, लिख लेते हैं। हम क्या किए, तीसरा सेंटेंस लिख लिए हैं, क्या वह एक गाना गाता था। ए आपका कौन सा सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ए आपका कौन सा टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। कैसे पता करते हैं, लास्ट में देखो क्या है, ता था। ठीक, क्लियर है? इसके बाद मैं इसका भी रूल आपको बता चुका हूं, तो रूल आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। तो रूल के अकॉर्डिंग हम इसको ट्रांसलेट करते हैं। देखो रूल में आपको आया होगा पहले हेल्पिंग वर्ब। बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं, जैसे हिंदी सेंटेंस में कोई क्या मिल जाएगा तो उसकी इंग्लिश लिख देते हैं, तो बट आप यहाँ पर इंग्लिश नहीं लिखोगे। क्यों नहीं लिखोगे? क्योंकि ये यस या नो क्वेश्चन है। इंट्रोगेटिव के 2 पार्ट होते हैं, अगर नहीं पढ़े हो तो पढ़ लो उसको। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, रूल के अकॉर्डिंग ट्रांसलेट करेंगे और इसके स्थान पे हम हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, और हेल्पिंग वर्ब क्या है, डिड। क्लियर? इसके बाद आपका सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट हम लगा लेते हैं ही, और उसके बाद आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो वर्ब क्या है, सिंग, और इसके बाद आपका ऑब्जेक्ट ए सॉन्ग, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम बात करते हैं चौथे सेंटेंस की। तो चौथा सेंटेंस क्या हो जाएगा, ये देखिए आपका चौथा सेंटेंस है, इसको हम क्या करते हैं, पढ़ लेते हैं। क्या वह एक गाना नहीं गाता था। ये आपका सेंटेंस है, और एक कौन सा टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। लास्ट में आपको क्या मिला, ता था। ठीक, यही आपको बताता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान। एक कौन सा सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव। अब देखो इसको कैसे ट्रांसलेट करना है, रूल आपको दिखाई दे रहा होगा। सेम जैसे ए ट्रांसलेट हुआ है तीसरा सेंटेंस, सेम ऐसे ही ट्रांसलेट करेंगे, बट हम क्या करेंगे, इसी सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देंगे। और रूल भी आपको, रूल में पहले क्या मिला होगा, डिड, हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद आपको देखो सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के बाद आपको नॉट मिला होगा, उसके बाद आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो यहाँ पर वर्ब क्या हो जाएगी, सिंग, इसके बाद हम ऑब्जेक्ट लगा लेंगे ए सॉन्ग, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये आपका हो गया ट्रांसलेट इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव में। तो यहाँ तक आप सबको समझ में आ गया होगा कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में कैसे आपको सेंटेंस मिलता है, कैसे ट्रांसलेट करना है, कैसे रूल को यूज करना है, ये सब आप अच्छे तरीके से समझ लिए होंगे। और इसमें भी अगर आपको कोई भी सेंटेंस मिलता है, अब आप ऐसे ही ट्रांसलेट कर सकते हैं। और आपका जो WH क्वेश्चन बच रहा है, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको डिफरेंट सेंटेंस को लेके आऊँगा, और उसमें हम अच्छे से और ट्रांसलेट करना सीखेंगे। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए गाइज, मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। थैंक यू।